पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशखबरियां आना शुरू हुई हैं, लेकिन एक बुरी खबर भी आई है। इमरान खान साहब के लिए पहला स्टेज जो है ये हो गया है कि उनकी अपील एक्सेप्ट हो गई है। टीवी एंकर्स को बुला लें, सबको बुला लीजिए। हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, शाहजेब खानजादा, नदीम मलिक, आसमा शिराजी, बुला लीजिए सबको। इज दिस अ जोक? यहाँ पे कोई मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हिम्मत पकड़े और वजीर आजम को लिखें कि ये पॉलिसी गलत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली ख़ान और अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। और आप पहले शायद ये समझे होंगे कि एक और वीडियो आ गई है जिसके अंदर मंसूर अली ख़ान तो नहीं है और शायद उनकी टीम की जानिब से रिकॉर्ड हुई है, लेकिन मैं सिर्फ चाहता ये था कि इस मरतबा आपको मैं दिखा सकूँ कि मैं एक्चुअली ख़ुद कहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरे पीछे ये खूबसूरत मंज़र जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और सर्दी की जो है वो ये हालत है कि -1, -2, -3 ये टेम्परेचर्स जो हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। कल मैं पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर के ऊपर गया हुआ था और आप यकीन कीजिए कि वहाँ पे -10 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन इट वाज वंडरफुल। 4700 मीटर्स की बुलंदी के ऊपर वो बॉर्डर मौजूद है। मैं पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन इस मतलब विंटर्स के अंदर जाने का एक अपना ही मज़ा था। अभी तक वहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई थी, इतनी थोड़ी सी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन इट वॉज़ वंडरफुल। खैर, तफसील से एक व्लॉग करूंगा जिसके अंदर अपने इस ट्रिप के बारे में कुछ डिटेल शेयर करूंगा। कौन कौन से होटल में रहा, इस वक्त मैं किस होटल में हूँ, इन सारे होटल्स के रिव्यूज़ भी जो है मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको भी कुछ गाइडेंस जो है मिल सके। बहरहाल खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशखबरियाँ आना शुरू हुई हैं, लेकिन एक बुरी खबर भी आई है। तो इसकी डिटेल सारी इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मेगा टारगेट के काफ़ी करीब हम पहुंच चुके हैं। और कोशिश है कि अगले महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर जो है वो ये टारगेट हम अचीव कर लें। ये थोड़ी सी हो सकता है आपको बैकग्राउंड के अंदर आवाज़ आ रही हो, यहाँ पे करीबी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो शायद उसकी वजह से आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, उसके लिए माजरत। तो ख़बरें जो है वो जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जनाब महंगाई के हवाले से आवाम के लिए एक बुरी खबर आई है, और वो ख़बर ये है कि एक माह के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 4 रुपये 12 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। हालिया इजाफे में फ्यूल प्राइस और बकाया जात की मद में वसूलियाँ शामिल हैं, और मौजूदा इजाफी बिजली सार्फिन से जनवरी के बिलों में जो है ये इजाफा वसूल किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, उन्होंने धरना कमीशन में अपना जवाब जमा करवा दिया है। वो काफ़ी इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो पहले तो नहीं आए, अब उनका जवाब अलबत्ता ज़रूर आ गया है। ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालात के जवाब दिए हैं। जियो ने यह रिपोर्ट किया है कि फैज़ हमीद साहब ने अपने जवाब में कहा है कि 2017 में जो TLP का धरना हुआ था, उस वक्त की हुकूमत की हिदायत पर उन्होंने TLP के साथ मुज़ाकरात किए थे, वो उनका कोई अपना कोई उसके साथ लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि 2017 में उस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की सरबराही में काबीना का एक इजलास हुआ। इसमें इंटेलिजेंस के सरबराह नवीद मुख्तार और मिलिट्री क़ियादत भी शरीक थी, और इन तमाम अफराद की मुश्तरका हिदायत पर TLP से मुज़ाकरात किए गए थे। फैज़ हमीद ने हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने के इल्ज़ामात की भी तरदीद की, और धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक़ IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी मौजूद हैं। तो उनका कहने का मकसद ये है कि जनाब मेरा अपना कोई लेना देना नहीं था, मैंने हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, और ये जो कुछ भी हुआ है ये हुकूमत के कहने के ऊपर किया है। वैसे मैं बैकग्राउंड मुझे खुद भी स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इस तरह लग रहा है जैसे पीछे मैंने ना कोई वॉलपेपर लगाया हुआ है, लेकिन आप यकीन कीजिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आप ज़रा सिर्फ इसकी खूबसूरती देखिए। और बाय द वे, मुझे नहीं पता आप इस वक्त इन पहाड़ों को गौर से देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इस पहाड़ की बैक साइड के ऊपर जो है वो राका पोशी है। राका पोशी पहाड़ जो है वो इसकी बैक साइड के ऊपर है। खैर आगे चलते हैं। आई एम सॉरी, मैं बार बार इतना इम्प्रेस हूँ इस सीनरी से कि मैं उसके बारे में बात किए बगैर रह नहीं सकता। आगे चलते हैं। इसके अलावा तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में की। तोशाखाना रेफरेंस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मुलजमान की दरख्वास्त से ज़मानत पर फैसला भी 6 जनवरी को ही होगा। दूसरी जानब इमरान खान ने तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में
इमरान खान की टीवी चैनल्स पर तकरीर नशर न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो गई। समाअत जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने की। अदालत ने इमरान खान की तकारीर रोकने के इल्ज़ाम पर पेमरा को टीवी चैनल्स को प्रेशराइज ना करने का हुक्म दिया, जिस पर पेमरा ने कहा कि इमरान खान की तकारीर नशर करने पर कोई पाबंदी नहीं है। हाई कोर्ट ने इमरान खान की टीवी चैनल्स पर तकरीर नशर ना होने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अच्छा, ये मेरे लिए काफ़ी, बिकॉज मैं खुद एक टेलीविज़न चैनल से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरे लिए ना दिस इज़ नॉट नथिंग लेस देन अ जोक। इसलिए क्योंकि मैंने पिछले दिनों अनवारुल हक काकड़ साहब का इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, आप तस्वीर चलाएं, नाम चलाएं, कोई मसला नहीं, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी जो है वो पेमरा ने उन्हें कोर्ट के अंदर दरख्वास्त आई, कोर्ट ने पेमरा को बुलाया, पेमरा ने कहा कुछ नहीं है, कोर्ट ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। मतलब इज़ दिस अ जोक? मतलब यहाँ पे कोई मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर और कुछ नहीं तो आप कम से कम पाकिस्तान के टॉप 25 टीवी एंकर्स को बुला लें, बुलाइए, सबको बुला लीजिए। हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, शाहजेब खानजादा, नदीम मलिक, आसमा शिराजी, बुला लीजिए सबको। उनसे बुला के पूछे ना, वो लोग हैं जो प्रोग्राम्स करते हैं। न्यूज़ एंकर्स को बुला लीजिए जो खबरें पढ़ते हैं, उनसे बुला के पूछिए कि क्या कोई पाबंदी है या नहीं है। पेमरा को आपने बुलाया, पेमरा ने कहा नहीं है, कोर्ट ने कहा ठीक है, ओके जी, केस क्लोज। आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि ये क्या तरीकाकार है। खान साहब से इख्तलाफ है, अभी भी इख्तलाफ है, बहुत इख्तलाफ है, लेकिन ये क्या तरीका है कि कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि जनाब उनके बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, फॉर गॉड्स सेक। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात के तनाजुर में पीटीआई की जानिब से बल्ले के निशान की वापसी के लिए दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। बल्ले के निशान की वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के सदर ने दायर की थी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है कि जनाब वहाँ पर भी कोर्ट की जानिब से जो है कोई पेशरफ नहीं। लेकिन अभी खुशखबरियाँ भी जो है वो मैं सुनाऊंगा। आई एम सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट कम है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको ज़रा इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़रूर होगी, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान के हसूल के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। कल हम इस सिलसिले में बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए जो है वो इनको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ही, और वही हुआ है कि आज बाकायदा रुजू कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से अदालत उस्मा में यह अपील दायर कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं थी और इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक ही नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेते वक्त शवाहिद को मद्देनज़र नहीं रखा और बगैर शवाहिद फैसला करके बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसले में हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा और फैसले में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। दीगर सियासी जमातों के बरक्स पीटीआई के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कलअदम करार दिया जाए। ये आमतौर पर यही जब आप अपील्स करते हैं तो यही कहा जाता है कि जनाब जो लोअर कोर्ट था उसने पूरी तरह लॉ को जो है वो नहीं अप्लाई किया यहाँ पे, या इसके अंदर बहुत से नकाइस थे। अपील्स जो है वो नॉर्मली इसी तरह बनती हैं। ऑब्वियसली देन द कोर्ट हैज़ टू डिसाइड कि क्या ये जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया है वो मेरिट पे दिया है कि नहीं दिया। सो लेट्स सी अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। बाय द वे, बैरिस्टर गौहर ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि चंद अहम दरख्वास्तों पर दस्तखत करने अदालत आया और बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे हमें सुना जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में लिखा था कि यह अहम तरीन मामला है और हमारी भी यही सदा है कि स्क्रूटनी का वक्त ख़त्म हो रहा है, टिकट तकसीम करना है, कोशिश है जल्द से जल्द ये केस लगे और अल्लाह करे बल्ले का निशान हमें मिल जाए। ये बैरिस्टर गौहर कह रहे थे। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा कुछ वो जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ज़रा उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। हल्का एन नवासी मियाँ वाली, यहाँ पे इमरान खान की अपील जो है वो समात के लिए मंजूर हो गई है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान की अपील समात के लिए मंजूर की है। अपील 7 जनवरी को समात के लिए मुकर्रर की गई है और इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर समेत फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तो इमरान खान साहब के लिए कम से कम ये पहला स्टेज जो है ये हो गया है कि उनकी अपील एक्सेप्ट हो गई है कि हाँ जी ठीक है, इससे सुना जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा, डज़ नॉट मीन कि ये अपील जो है वो मंजूर भी हो गई है। ये अभी सिर्फ इस हद तक फर्स्ट स्टेज के ऊपर ये है कि हाँ जी ठीक है, इसे सुना जा सकता है और इसकी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर को और इन सबको जो भी कंसर्न लोग होते हैं उनके नोटिस जारी किए जाते हैं। तो वो स्टेज कम से कम इमरान खान साहब की क्लियर हो गई है। आगे देखें क्या होता है। इसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, रावलपिंडी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एजाजुल हक, ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे एजाजुल हक, उनके जो कागजात पर रिटर्निंग अफसर के एतराज़ात थे उनको मुस्तरद कर दिया है
और रावलपिंडी के हल्का N 55 से उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। नाउ दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट कि उनके कागजात भी रिजेक्ट हो गए थे लेकिन उन्हें अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इसके अलावा फवाद चौधरी के जेएलएम की 2 नशिस्तों के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। इसमें ट्रिब्यूनल ने कल के लिए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, वही जिस तरह इमरान खान के केस में हुआ था। यहाँ पे नोटिस जो हैं वो जारी हो गए। इसके अलावा बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। तो अख्तर मेंगल साहब के भी पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे लेकिन उनको भी जो है अब कोर्ट की जानिब से परमिशन मिल गई है। इसके अलावा अभी तक जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है इन पेपर्स की स्क्रूटनीज जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो फैसले थे उनके हवाले से समाअत चल रही है। एक अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान साहब और उनके बेटे अली जाफ़र खान उनकी अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट क्योंकि उनके जो थे कागजात नामजदगी उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे। और ये ज़हन में रखिएगा कि सप्तान खान साहब जो हैं वो ऐसी शख्सियत हैं जो अभी भी पीटीआई के अंदर हैं और इमरान खान साहब के साथ हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 9 मई का जब वाक़या पेश आया था तो उसके 4 या 5 दिन के बाद मैं जब गया था ज़मान पाक मिलने के लिए इमरान खान साहब से, तो सप्तान खान जो थे वहीं पे मुझे मिले थे वहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाइश के ऊपर। वो अभी तक पीटीआई के साथ ही हैं। उनके पेपर्स रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए थे, अब अलबत्ता वो एक्सेप्ट हो गए हैं। मतलब जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है वो सप्तान खान और उनके बेटे दोनों के पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे, दोनों के अब जो है वो पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। इनके सप्तान खान को सूबाई हल्का पीपी 88 मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। अटक से तहरीक इंसाफ की एमन ताहिर सादिक के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। सो नाउ यू सी वो जो मैं कह रहा था ना कि पेपर्स एक्सेप्ट होना शुरू हो गए हैं पीटीआई के, दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर पीटीआई। कराची में सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 236 से पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी उनकी भी अपील मंजूर करते हुए उन्हें भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। सो ये जो बड़ी वास्ट मेजॉरिटी जो है वो, मेजॉरिटी तो नहीं माइनॉरिटी में कहूँगा लेकिन इस पर मैं आता हूँ अभी, कि उनके जो पेपर्स रिजेक्ट हुए थे पीटीआई के कैंडिडेट्स के वो अब एक्सेप्ट होना शुरू हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या सारे के सारे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, लेकिन चंद आते हैं। अच्छा, एक नोशन जो डिस्कस किया जा रहा था कि जी ओवरऑल पीटीआई के लोग जो हैं उनके पेपर्स रिजेक्ट हो गए हैं। नहीं, ये हकीकत है कि सबके रिजेक्ट नहीं हुए हैं, चंद के हुए हैं। चंद से मुराद वो भी एक साइजेबल चंद है, कोई छोटा सा चंद नहीं है, बड़ा वड्डा चंद है, लेकिन वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चंद है। मतलब वो उनके मेजर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। अब उनके लिए जो सहारा है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो आएँ इसके अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में आएँ और उन्हीं के सहारे जो हैं वो आगे चलें या फिर इस केस को मज़ीद आगे ले जाएँ। जिस तरह पिछले दिनों चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने भी कहा था कि जी अगर आपको वहाँ से रिलीफ मिलता तो यहाँ पे आइएगा, फिर देखते हैं। सो अभी तक तो सो फार एंड सो गुड जितने लोगों हैं उनके लिए अभी तक कोई एक फ़ैसला, इस वेरी इनिशियल डेज़ अभी तक कोई एक फ़ैसला पीटीआई के अगेंस्ट नहीं आया है। सो लेट्स सी आगे चल के, अभी काफ़ी टाइम है, अभी कई दिन जो है ये काम चलना है, लेट्स सी आगे चल के जो है वो क्या रिज़ल्ट सामने आते हैं। इसके अलावा आज़म सवाती ने नवाज शरीफ के एबटाबाद से कौमी असम्बली के हल्का NA 15 पर कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। नवाज शरीफ साहब का जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वहाँ पे आज़म सवाती ने उनके कागजात जो मंजूर हुए थे उसके खिलाफ बेसिकली उन्होंने अपील दायर की थी और इसके लिए नवाज शरीफ साहब को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस कामरान हयात इस अपील पर जो है वो समाअत करेंगे। लेट्स सी अब नवाज शरीफ साहब के लिए क्या फ़ैसला सामने आता है। इसके अलावा नैब की जानिब से सज़ा याफ्ता की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने की। दौरान समाअत सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब मोहम्मद राफी ने अपने दलाइल में कहा कि फ़ाइक अली जमाली की सज़ा सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रही है। नैब कानून के मुताबिक नाअहली 10 साल रहेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि जी 63(1)H के तहत नाअहली सिर्फ मजलिस शूरा के लिए है, सूबाई असम्बली के लिए नहीं है। इस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जी 63(1)H के तहत नाअहली सूबाई असम्बली के लिए नहीं है। नायब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि सज़ा याफ्ता शख्स के जेल से रिहा होने के बाद उसकी नाअहली की मुद्दत शुरू होगी। फ़ाइक जमाली को सुनाई की सज़ा में 10 साल की नाअहली भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट तक फ़ाइक जमाली की सज़ा बरकरार रही। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये सवाल ही नहीं जिस पर आप दलाइल दे रहे हैं, सज़ा तो मुतनाज़ा नहीं है, आइन में ज़ेली कानून साजी के आइन में दी गई तशरीह से मुख्तलिफ हो सकती है। इस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल 63(1)H में जनरल की बात की गई है,
नैब ऑर्डिनरी एक स्पेशल लॉ है, इसमें 10 साल की नाअहली की सज़ा मौजूद है। खालिद लॉन्गफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सज़ा बरकरार रखी। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीज़न बेंच ने मुअत्तल कर दिया और नैब से सज़ा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। इसके अलावा 9 मई वाक़यात पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इमरान खान समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और कंसर्निंग डेवलपमेंट है कि इमरान खान साहब के भी वारंट गिरफ्तारी मजीद जारी हो गए हैं। अदालत की जानिब से इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को आज अदालत में तलब किया गया था। थाना सिविल लाइन में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में इमरान खान, फवाद चौधरी, जरताज गुल, शहबाज गिल और दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया था। तो अब इनके जो है वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। इसके अलावा जंग ने रिपोर्ट किया है जी कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी सीसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है और मुराद अली शाह के ज़राए के मुताबिक पंजाब में कौमी असम्बली की 50 और केपी में 12 सीटें हासिल करने का टारगेट होना चाहिए। ये ख्यालात हैं, ये ज़हन में रखिएगा। ख्यालात और ख्वाहिशात के ऊपर जो है किसी का कोई ज़ोर नहीं होता, वो आप जो मर्ज़ी करते रहें। कौमी असम्बली की 80 से ज़्यादा सीटें हासिल कर लीं तो वज़ारत उज़्मा के हकदार बन सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी की सीसी के अंदर जो है ये सोच पाई जाती है। इलेक्शन में मेहनत करें तो वज़ीर आज़म और सदर का ओहदा भी हासिल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो के ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी को तवज्जो के साथ मेहनत से इलेक्शन लड़ना है। हमने मसाइल हल का जो प्रोग्राम दिया है वही मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। और इजलास में NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम भरपूर चलाने का फैसला किया गया है। बिलावल भुट्टो की इंतखाबी हल्के में कमेटियाँ तश्कील देने का फैसला हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा बड़ी तफसील से जो है वो आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सुनवाई में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 62(1)F के तहत सियासतदानों की नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत की और जिसे लाइव दिखाया गया। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी जो है इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। इसमें दरख्वास्त गुजार फ़याज़ अहमद गौरी और सजादुल हसन के वकील खुर्रम रज़ा ने अदालती दायरा अख्तियार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये केस किस दायरा अख्तियार पर सुन रही है। क्या आर्टिकल 187 के तहत अपीलें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर की गई। जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि आर्टिकल 99 हाई कोर्ट को आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को एक इख्तियार देता है। सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 62(1)F सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है या नहीं। अच्छा, बड़ी ही डिटेल से ये लिखी हुई है। मैं मेरे ख्याल में अगले वीलॉग में कुछ इसका जिक्र कर दूंगा, वरना इट्स गोइंग टू गेट वेरी बोरिंग, क्योंकि बहुत लंबी डिटेल्स है। मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट। इसके अलावा जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। इसमें अदालत ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर भर्ती करने पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि सरकारी मुलाजमीन ही के बच्चों को तरजीहन नौकरी क्यों दी जाती है। क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? क्या वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि ख़ुद से पॉलिसी तब्दील करे? सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर नौकरी देने की खैराती पॉलिसियाँ क्यों बनाई जाती हैं? इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हिम्मत पकड़ें और वज़ीर आज़म को लिखें कि ये पॉलिसी गलत है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये पॉलिसी साबका हुकूमत के दौर में बनी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फिर कह दें कि साबका हुकूमत आइन से बालातर थी। ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आइन पर हर चीज़ से बालातर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस मामले पर हुकूमत से हिदायत देने की सलाह कर दी। बाद में अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। नाउ दिस इज़ अ गुड पॉइंट। मैं इस मामले के ऊपर जो है वो काजी फाइज़ साहब की ये जो उन्होंने पॉइंट रेज़ किया है कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को भी जो है तरजीही बुनियाद के ऊपर जो है मुलाजमत दे दी जाए। वाई, मतलब मैं हाँ, एक पॉइंट है जो कि वैलिड हो सकता है, वो ये है कि ऑन ड्यूटी खुदा न खास्ता अगर आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, ड्यूरिंग योर ड्यूटी शहादत हो जाती है, यस, उसमें फिर आपको फैमिली को डेफिनेटली एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है तो दैट इज़ अनफेयर। मतलब सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आप किसी सरकारी मुलाजिम की औलाद हैं, इसमें बाकी बच्चे जो अगर वो मेरिट के ऊपर पूरे उतरते हैं तो फिर उनको क्यों ना ये प्रेफरेंस दी जाए। सो मेरे ख्याल में इसमें काजी फाइज़ साहब जो है वो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। मैं बहुत से हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हुए थे कि जी आप 2 दिन से चीफ जस्टिस के जो बयानात हैं आप उनके इतने अगेंस्ट क्यों बात कर रहे हैं। भाई बात यह है कि मैं अगेंस्ट या फॉर की बात नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा।
मैं जो बात सही होगी, जो मुझे सही लगेगी, मैं डेफिनेटली उसे सपोर्ट करूँगा, जिस तरह ये पॉइंट है। लेकिन जहाँ पे जिस तरह उन्होंने वो कल माजरत अभी भी थोड़ी सी खांसी है, जिस तरह उन्होंने बात की थी सरदार लतीफ़ खोसा के नाम में, सरदार क्यों लिखते हैं आप भाई? आपको सरदार से मतलब मुझे उस पर भी मैंने इतराज़ किया था, सरदार अख्तर मिंगल को बुला के पूछ लें भाई आपको सरदार क्यों कहते हैं। बुला लें अख्तर मिंगल साहब को, बुला लेना, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बुला लें उनको, उनसे पूछिए कि आपको सरदार क्यों कहते हैं। कोई सरदार नहीं है, आप कह दें। आप जाके पूरे बलोचिस्तान को जाके बात समझाएं, पूरे केपी को जाके समझिए सरदार क्यों लिखते हैं। नहीं लिखेगा आज के बाद कुछ सरदार। सो आई थिंक दैट वाज अनकॉल्ड फॉर, उसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ये पॉइंट जो है चीफ जस्टिस साहब का वैलिड है, मैं उस पर मुझे कोई नहीं होगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।